याद रहता है। जीके याद क्या रहता है, जीके वो ऐसे होती है, जीडी आती है। फिर भी एक दो क्वेश्चन साइंस पढ़ने लोगों मैं बता रहा हूँ, साइंस से और कंप्यूटर पढ़ने लोग साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा ही आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आज के एग्जाम में कम से कम मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चन साइंस से उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बायोलॉजी का था, वो बहुत मॉडरेट लेवल का, मेरे को समझ भी नहीं आया। और आज ये नाम नहीं मैंने पहली बार ही सुनी थी, जो मुझे पूछा था। एक होता पता नहीं है और एक होता है कि सुना ही नहीं। मैंने मतलब ऐसे क्वेश्चन देखे तो सुने ही नहीं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी से मुझे लगा एक क्वेश्चन होगा एक था शायद। ज्योग्राफी को मुझे लग रहा है क्वालिटी के क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन क्वालिटी का था। और जो पढ़ते हैं क्वालिटी वो कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन आर्टिकल तो जो पढ़ रहे हैं उन्हें आत्मा में नहीं पढ़ते हैं, नहीं आते। करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई भी नहीं था होगा। उसे करंट अफेयर्स कहीं 2022 का पूछ रहे थे। एक पूछा था, कोई अवार्ड पूछा था, वो साहित्य से संबंधित अवार्ड था, वो भी पूछा था 1989 में किसे मिला। 1989 लोग पैदा ही नहीं हो गए, उसे करंट का हो गया। ऐसा था कि प्रसिद्ध संतूर वादक थे, उनके बारे में पूछा था, उन्हें 1989 में कौन सा पुरस्कार मिला। क्या संतूर वादक थे, उनका नाम मैं मेरा पता क्या है, जीके में सबसे कम टाइम खराब 2 सेकंड में बता दूँ तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। मैं छोड़ो क्यों खाली उस पर टाइम खराब कर पड़ेगी। मुझे किसी भी एग्जाम में जीके करने के लिए 3 मिनट दे रहे तो 3 मिनट में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। रीजनिंग सही होगी लगभग, रीजनिंग आप पूरी होगी, मैं तो हो ही जाएगी, रीजनिंग पूरी होगी। ऐसे ही रीजनिंग पूरी कर सकता है बच्चा, काम ही ऐसा होगा। मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। नंबर एनोलॉजी सबसे प्रॉब्लम करती है, थोड़ा मैथ अच्छा करोगे तो नंबर एनोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर एनोलॉजी क्या होता है, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होती है जल्दी पिक होती है। इंग्लिश में ठीक था, इंग्लिश में वोकैबुलरी तो ऐसे थी, एंटोनिम्स सिनोनिम्स कुछ ऐसे थे। इंग्लिश में 2 पैसिव प्रैक्टिस, इंग्लिश में हाँ 2 पैसिव प्रैक्टिस, एक कॉम्प्रिहेंशन नहीं है ना, क्लोज टेस्ट आया था प्लस, और क्या था अनसीन पैसेज होते हैं सर। अनसीन पैसेज नहीं आता, सीबीटी में नहीं आता, सीबीटी में आता। और क्या था, एरर आई थी, मतलब 5-6 एरर, पैरा नंबर्स आए थे 2-3 पैरा नंबर्स, मतलब आपको सेंटेंस दे रखे 4, उनको अरेंज कर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे? लास्ट वाला क्वेश्चन था 2 ट्रेन एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती है, मिलने के बाद अनुपात निकालना।
उसके बाद ये क्वेश्चन चालू कर रहा है।
दोनों ट्रेनें स्पीड में है ना, एक दूसरे की तरफ आए या एक ही दिशा में चले तो उनके बीच में रिलेटिव स्पीड तो रहेगी, है ना। अब आपसे कहा गया कि दो ट्रेन 110 मीटर और 90 मीटर लंबाई की, ये बात आपको उसी दिन बता दी थी कि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उन दोनों की लंबाई जितनी है उसके टोटल के बराबर डिस्टेंस चलना होगा, चाहे कोई सी ट्रेन किसी को पार करे। अगर 110 वाली ट्रेन 90 मीटर वाली को पार करेगी तब भी 200 चलना होगा, 110 इसकी लंबाई 90 इसकी, और 90 वाली 110 वाली को पार करेगी तब भी कितना चलना होगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्टेंस तो अगर देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब आपसे कहा गया है कि धीमी ट्रेन की गति यानी स्पीड की बात कर रहे हैं, और स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन। अब देखो समझना ये है कि डिस्टेंस कितना चला है। आप देखिए डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 110, अगर कोई सी ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे 144 सेकेंड ही तो टाइम लगा है, टाइम कितना लगा है 144 सेकेंड, आप देखो 144 सेकेंड। अब आप मुझे ये बताइए कि दूरी कितनी चली, यहाँ पर तेज ट्रेन ने किसको पार किया, धीमी ट्रेन को। जाहिर सी बात है एक दिशा में चलेगी तो तेज वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को तो पास कर जाएगी, लेकिन धीमी ट्रेन कभी तेज ट्रेन को पास नहीं कर सकती। तो तेज ट्रेन की लंबाई कितनी है, कोई सी भी बात मान लो 110 मीटर एक ट्रेन की लंबाई और एक की कितनी, तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा चली गई जो दूरी होगी 110 प्लस, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये किस में आएगा, ठीक है, ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो यानी जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। अब यहाँ पर दोनों ट्रेन चल रही है तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, जब एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तेज ट्रेन की स्पीड माइनस धीमी ट्रेन की स्पीड। आपको तो धीमी ट्रेन की स्पीड निकालनी, तो आप धीमी ट्रेन की स्पीड कुछ भी मान लो, थोड़ी देर के लिए हमने मान ली इसकी स्पीड है x किलोमीटर, तेज ट्रेन की स्पीड कितनी, अगर हम बात करें तो तेज ट्रेन की स्पीड कितनी दे रही है, तो आप यहाँ पर जो स्पीड लगाएंगे सिंगल नहीं लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड लगाएंगे दोनों की। तेज ट्रेन में से धीमी ट्रेन की स्पीड माइनस कर लो, वही तो रिलेटिव स्पीड होगी। तो तेज ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 और धीमी ट्रेन की, अब समस्या आएगी ये कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्पीड है ये किसमें, किलोमीटर पर आवर, और इधर जो डेटा दे रखा है किसमें दे रखा है, या तो इसको मीटर पर सेकंड बनाओ या इसको किलोमीटर पर आवर बनाओ, इधर करने से कोई फायदा है, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बस हो गया सवाल। 18 से 144 कितने बार में कटेगा, 8 बार। 110 और 90 कितना हो जाएगा, 200, और 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40। 40 से 200 हमारा पूरा डिवाइड होगा कितने बार में, 40 माइनस x बराबर, अगर 5 के बराबर है तो क्या x की वैल्यू 35 नहीं होनी चाहिए, अरे 40 में से 35 घटाओगे तभी तो 5 आएगा। आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो, x को उधर लेकर और 5 इधर आके माइनस कर दो, 40 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 35, ठीक है। यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर 44 किलोमीटर पर, ये तो स्पीड है, समान दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड ही लगाएंगे, है ना। अब आगे की बात समझ लो, 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन है, सॉरी तेज वाली जो ट्रेन है वो 250 मीटर लंबाई की किसी ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर लेती है। मैंने कहा जब भी लंबाई पूछे, आपसे कह रहा है तेज ट्रेन की लंबाई बताओ, तो लंबाई पूछेगा तो हमेशा फॉर्मूला किसका लगाते हैं हम लोग, डिस्टेंस का। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये तो होता है। अब आपको ये देखना है डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन की लंबाई का टोटली तो डिस्टेंस होगा। एक ट्रेन की लंबाई पता है आपको और इस वाली ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, तो आप इसका कुछ भी अपनी तरफ से मान लीजिए। हमने मान लिया इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी x मीटर है, और लंबाई को मीटर में ही मानना है। जब हम डिस्टेंस लिखेंगे तो दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाएगी, x और 250, यानी कि यहाँ पर जो लंबाई आएगी x प्लस 250, ठीक है। ये तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर ये वाली ट्रेन इसको पार करेगी तो दोनों की लंबाई की टोटल के बराबर ही दूरी चलनी होगी। अब स्पीड की बात कर लें, स्पीड यहाँ पर हमारी दोनों ट्रेन चल रही है तो हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड ही लगा सकते हैं। समान दिशा में चल रही है तो क्या करेंगे, स्पीड माइनस किसकी, तेज वाली ट्रेन की गति में से धीमी ट्रेन की गति माइनस कर दो, यानी 80 में से कितना माइनस होगा, 44, 80 माइनस 44। अब आप बताइए ये जो स्पीड है ये किस में होगी, किलोमीटर पर आवर में होगी, जबकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किसमें, तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में नहीं रख सकते, आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5/18 से। अब ये जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। कल भी देखो हमने बहुत सारे सवाल किए थे जब हमें यूनिट चेंज करनी, ये किलोमीटर पर आवर में और यहाँ मीटर में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड में बना लेंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना सेकंड लगा है आपको, टाइम लगा है 40 सेकंड, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
अच्छा टाइम की यूनिट से कोई दिक्कत नहीं, सेकंड यहाँ भी और यहाँ भी इसमें सेकंड। आप कर लो सॉल्व। 80 में से 44 घटाएंगे कितना बचेगा? 36। तो 18 से 36 पूरा हम डायरेक्ट काटें कितने बार में? 2 बार। अब देखो 4 5 × 2 10 होता है, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। x प्लस 250 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 400। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 250 माइनस कर लो 400 से, और 250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। यानी कि जो तेज वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितने मीटर है? 100। ऐसे ही सवाल है, अगर दोनों ट्रेन चल रही है तो रिलेटिव स्पीड लगानी पड़ेगी आपको। अब जरा समझो, समान लंबाई की दो ट्रेन है, समांतर पट्टियों पर समान दिशा में चल रही है, जिनकी चाल 36 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, यहाँ पर आपसे कह दिया कि ट्रेन की लंबाई दोनों की कैसी, मतलब आप ये समझ लो कि दोनों ट्रेन बराबर लंबाई की है। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर मान ली, इसकी भी x मीटर मान ली और इसकी भी x मीटर। कोई दिक्कत? एक ट्रेन की स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर। अब ये पीछे वाली जो ट्रेन है ना, ये इस आगे वाले ट्रेन को पार करने में कुल कितने सेकंड का समय लेती है? ये तो वह है जो आपको दे रखा है। दोनों की लंबाई बराबर ही तो मानती है और कुछ थोड़े ना, यानी जितना डिस्टेंस चला है दोनों ट्रेन की लंबाई उसमें शामिल है बराबर। अब हम देखो जब भी लंबाई निकालते हैं तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया हुआ। डिस्टेंस बराबर क्या लगाएंगे? रिलेटिव स्पीड और इनटू में क्या आएगा? टाइम। तो देखो डिस्टेंस यहाँ पर आप बताइए कितना हो जाएगा? अरे x प्लस x टोटल दूरी कितनी होगी? दोनों की लंबाई ऐड होगी। रिलेटिव स्पीड माइनस कर दो, 46 में से 36 घटाएंगे कितना? 10। और साथ में मल्टीप्लाई किसका होगा? 5/18 का। 5/18 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमें ये जो स्पीड है ये किसमें चाहिए? मीटर पर सेकंड। बात समझ पा रहे? अब देखो इसके बाद ये तो स्पीड होगी, स्पीड के बाद हम क्या करेंगे? टाइम हमारा कितने सेकंड का लग रहा है? अब ये सब कुछ आप समझ गए कि अगर ये जो डिस्टेंस है ये अगर मीटर में है तो आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में लगानी होगी और समय लगाना होगा सेकंड में। समय ऑलरेडी सेकंड में था, बस स्पीड को चेंज करना था। अब ये पता लग गया कि 10 कैसे है, पीछे वाले सवाल में तो बता दिया ना। एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो हमेशा स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? प्लस होगी। कर ले सॉल्व। 18 से 36 कितने बार में कटेगा? तो 10 × 5 50, 50 का 2 से मल्टीप्लाई, अरे 2 से 2 काट लो ना, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब आप समझ लो कि आपसे कह रहा है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हमने x मीटर ही तो मानी, तो आंसर कितना हो जाएगा? प्रत्येक का मतलब एक ट्रेन की लंबाई कितनी? तो टोटल दूरी 100 मीटर चले, एक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर होती है। यहाँ पर भी दो ट्रेन समान दिशा में चल रही है, एक की स्पीड 72 और एक की स्पीड 26। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज ट्रेन की लंबाई बताइए। अब समस्या है, एक बात बताओ, एक ट्रेन है ये धीमी चल रही है, इसकी स्पीड कितनी है? 36, और एक ट्रेन तेज चल रही है पीछे से आ रही है, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये वाली ट्रेन इस पूरी ट्रेन को पार करे तो कितना डिस्टेंस चली जाएगी? अब इतने दिन हो गए कल से पढ़ रहे हो आप,
अगर ये ट्रेन इस पूरी ट्रेन को पार करेगी तो कितनी, मैं चलो ट्रेन की लंबाई में अपनी ऑप्शन आ जाएंगे, इसकी 150 इसकी 100 है। अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो दूरी कितनी, इसमें प्लस होगा 150 प्लस 100 यानी कि अगर ये वाली ट्रेन इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो फिर हमें 100 मीटर से कोई मतलब नहीं, इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति से मतलब है, ट्रेन कितनी लंबी है उससे कोई मतलब नहीं, फिर केवल कितना चलना होगा 150। तो जिस ट्रेन में बैठा व्यक्ति है उससे मतलब नहीं उस ट्रेन की लंबाई कितनी, जो ट्रेन उसको ओवरटेक कर रही है उस ट्रेन की लंबाई दिख रही है। अब एक और बात समझ लो, चाहे कोई ट्रेन व्यक्ति को पार करे या फिर कोई व्यक्ति ट्रेन को पार करे, बात तो वही, अगर एक व्यक्ति ट्रेन को क्रॉस करना चाहे तो जितनी लंबी ट्रेन है उतनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो इसीलिए जब ट्रेन व्यक्ति को पार करता है तो जितनी लंबाई की ट्रेन है उतनी ही दूरी चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि जब आप किसी ट्रेन में बैठा, व्यक्ति तो बहुत छोटा सा होगा, ट्रेन चाहे हो सकता है बहुत लंबी हो लेकिन व्यक्ति तो बहुत छोटा है, तो ये ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो इस ट्रेन की लंबाई से मतलब थोड़े ना, ऐसे तो कोई व्यक्ति है पूरनपुर में खड़ा है तो पूरा पूरनपुर पार करना पड़ेगा कि उसको पार करने के लिए, व्यक्ति छोटा सा है ना, तो आप ये देखा करो टारगेट है, यहाँ पर ट्रेन नहीं पार की है, केवल किसको पार किया है, तो व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। कौन सी ट्रेन ने पार किया है, तेज ट्रेन, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस चली जाएगी वो तेज ट्रेन की लंबाई ही होगी, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। अच्छा रिलेटिव स्पीड लगानी होगी या नहीं, बताओ। अरे व्यक्ति ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन अगर चल रही है तो व्यक्ति की भी तो स्पीड होगी उतनी, अगर आप किसी ट्रेन में बैठे, आप ट्रेन 60 की स्पीड से चल रही तो आपकी स्पीड भी कितनी होगी, 60 होगी। तो यहाँ पर ये व्यक्ति ट्रेन में बैठा है तो व्यक्ति की भी स्पीड है, यानी कि आप ये मत समझो ये ट्रेन है, आप ये समझ लो ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति चाहे ट्रेन में बैठा है चाहे कहीं भी बैठा है, व्यक्ति की स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये जिस ट्रेन में बैठा हुआ था, धीमी ट्रेन में ही तो बैठा था, जिस ट्रेन में बैठा था उसकी स्पीड कितनी थी। अब थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाएंगे, कभी ऐसा होता नहीं, हो सकता है ये मेंशन ना करें तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को इतने सेकंड में पार नहीं है, समान दिशा में दो ट्रेन चलेगी तो हमेशा तेज वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को पार कर सकती है, क्या धीमी ट्रेन तेज वाली को पार कर ले, एक दिशा में नहीं कर सकती, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो कर सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना डिस्टेंस क्या होगी भाई, ऐसे केस में कौन सी ट्रेन, तेज वाली ट्रेन नहीं तो व्यक्ति को पार किया तो जो ट्रेन पार करेगी उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलनी होगी, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी तेज ट्रेन की लंबाई, ठीक है। जितनी लंबाई तेज वाली ट्रेन की होगी उतनी ही दूरी चलनी होगी इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने के लिए। स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड और इस वाली ट्रेन की स्पीड, क्योंकि व्यक्ति तो इसी में बैठा हुआ है, 72 में से 36 घटा दो कितनी आ जाएगी स्पीड, डायरेक्शन तो समान है ना, यहाँ देखो 36 और इनटू में आ जाएगा 5/18, क्योंकि हमें जो स्पीड चाहिए होगी वो मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद समय दे रखा होगा सेकंड में, कितने सेकंड लगे पार करने में, 5 सेकंड लगे, तो यहाँ पर 5 सेकंड से मल्टीप्लाई करें, 18 से हम 36 को डिवाइड कर लें तो बस 5 × 2 10, 10 × 5, यानी कि जो तेज वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितने मीटर होगी, 50 मीटर, ठीक है। हमेशा इस कंडीशन पर तेज ट्रेन की लंबाई निकालना संभव है, कल को आपसे पूछ ले धीमी ट्रेन की लंबाई बता दो, नहीं बता सकते, अगर धीमी ट्रेन को पार कर देगी तब आप लंबाई बता सकते हैं, व्यक्ति को पार करने के लिए केवल आप तेज ट्रेन की लंबाई बता सकते हैं, धीमी ट्रेन की लंबाई नहीं बता सकते। एक सवाल बताइए, देखो एक ट्रेन है ए, इसका नाम हम ए रख ले रहे हैं और इसका नाम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो सबसे पहले तो ये बता दो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो दोनों की रिलेटिव स्पीड प्लस होगी या माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस, ठीक है। अब ए की लंबाई बी से 50% ज्यादा है, आप बता सकते हैं 50% कितना होता है, 1/2, अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो 50% की वैल्यू होती है 1/2, ज्यादा यानी कि प्लस, तो अगर इसकी लंबाई 2x होगी तो इसकी 1 ज्यादा होगी, यानी कि मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि पहले वाली ट्रेन की लंबाई दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई से 1/2 ज्यादा है, तो अगर आप इसको 2 यूनिट या 2x मानते तो इसकी 1 यूनिट ज्यादा माननी होगी, 3x माननी होगी, या फिर 50% ज्यादा का मतलब 1.5 गुना ही तो होता है 150%, तो 1.5 गुना ही तो होता है 2 का 3, 2 का 3 1.5 गुना नहीं होता है। ऐसे ना समझ पाओ तो भाई मेरे को फ्रैक्शन में बदला करो परसेंटेज को और देखा करो 1/2 ज्यादा है, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको तो 2 मान लिया हमने, इसको 2 मान लिया, तो अब इसको बात हमें पता है 1 ज्यादा होनी चाहिए, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा। स्पीड की बात करें, एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल क्या है 32
जब भी लंबाई पूछेगा तो हम फॉर्मूला किसका लगाते हैं? डिस्टेंस का। डिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला लगाते हैं लंबाई के लिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब बताओ डिस्टेंस कितना चल रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगी। 3x + 2x टोटल दूरी कितनी होगी? लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, इसको आप मीटर में मानिएगा, क्योंकि आपसे उत्तर मीटर में ही पूछा जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसमें आ रहा है? अब रिलेटिव स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी। इस बार रिलेटिव स्पीड माइनस नहीं होगी, क्या होगी? तो 40 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? लेकिन आपको इसमें मल्टीप्लाई किसका होना है? 5/18 मीटर पर सेकंड बनाने के लिए। ये है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा? 5/18। टाइम कितने सेकंड का लग रहा है? 15 सेकंड का। तो यहाँ पर भी आपको टाइम से और मल्टीप्लाई कर देना है। कितने सेकंड है? 15 सेकंड। ठीक। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 18 से 72 कितने बार में कटेगा? 4। ये वाला 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी। 15 × 4 कितना हो गया? ये सिर्फ x की वैल्यू है, ट्रेन की लंबाई नहीं है। आपसे कौन सी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है? ट्रेन A की लंबाई पूछ रहा है। देखो ट्रेन A की लंबाई कितनी मानी आपने? ट्रेन A की लंबाई कितनी है? 3 है। अगर हमसे पूछ रहा है ट्रेन A की लंबाई बताओ, तो ट्रेन A की जो लंबाई होगी वो तो हमने कितना मान रखी है? तो x की वैल्यू हम 60 लगा लें। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ट्रेन A की लंबाई कितनी हो जाएगी? 180। पानी लाया?
8 घंटे का डिफरेंस था आंसर था 96। ये ओके पहला क्वेश्चन
ही दिशा में जाती है, एक दूसरे को 27 सेकंड में पार करती है, ठीक है। लेकिन अगर ये विपरीत दिशा में जा रही होती तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती? इसका मतलब आप समझिए, जब एक दूसरे की तरफ आ रही होती है ट्रेन तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है प्लस। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप किसी ट्रेन में बैठे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए ट्रेन आपको फास्ट लगती है और सेम डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेन जा रही है तो वो हमें स्लो लगती है। आप ये मान लो कि आपकी स्पीड 60 है और अगर पड़ोस की ट्रेन 70 की भी स्पीड से चल रही तो आपको उसकी जो स्पीड है वो 10 फील होगी, क्योंकि 70 और 60 का डिफरेंस कितना होता है? 10 होता है। आपको ये लगेगा कि ये 10 की स्पीड से चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, और आपकी स्पीड 60 है और सामने अगर कोई 20 की स्पीड से भी ट्रेन आ रही होगी ना तो आपको लगेगा ये 80 की स्पीड से आ रही है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। अब यहाँ पर पता क्या है, सेम डायरेक्शन में जब ये दोनों ट्रेन जा रही है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस S1 माइनस S2। मैंने फॉर्मूला और कुछ नहीं लगाया, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन ये होता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, एक ही दिशा में लेंगी तो पहले ट्रेन की स्पीड में से दूसरी ट्रेन की स्पीड माइनस हो जाएगी। अब आगे की बात समझो, आगे इन्होंने कहा है कि दोनों ट्रेन की लंबाई 100 और 95 है, तो हम कह सकते हैं ना 195 दूरी चलनी होगी। अरे जब पार करेगी ये ट्रेन इसको तो दोनों की जो लेंथ है वो प्लस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे तो दूरी कितनी चलनी होगी? 195। कितना टाइम लग रहा है जरा बता सकते हैं? कितने सेकंड लगे? 27। अगर आप इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा? नहीं कट रहा होगा। 27 से कटेगा नहीं? कट जाएगा। तो 16 कट जाएगा। अरे यार जब 9 से नहीं कट रहा ऊपर वाला नंबर तो 27 से कैसे कटेगा? 3 से कट रहा होगा। कोई बात नहीं, हम इसको काटेंगे नहीं किसी। ये मीटर पर सेकंड है और हमें आंसर किस में चाहिए होगा? किलोमीटर पर आवर। तो इसको थोड़ा सरल कर लेना, किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 18/5 से। अब तो ये देखिए 9 से हमारा कितना बार? 2 बार, और ये 9 से कितना बार? 3। अब हम 3 से अगर इसको काटेंगे तो इजीली कट जाएगा ना। 3 × 6 18 और 3 × 5 15, और 5 से अगर हम 65 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 13 × 2, यानी कि S1 माइनस S2 26। अब ये मीटर पर सेकंड नहीं रह गया, अब ये किस में चेंज हो गया? किलोमीटर में। ठीक है, आगे से अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही होंगी तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी ना, फिर इनकी स्पीड होगी S1 प्लस S2। डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं भाई, ट्रेनें तो वही हैं, ट्रेन थोड़े ना बदल गई, ट्रेन की लंबाई भी नहीं बदल गई, तो डिस्टेंस थोड़े ना बदलेगा। मैंने कहा चाहे सेम डायरेक्शन में ट्रेन पार करे या अपोजिट डायरेक्शन में पार करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो उतनी चलनी पड़ेगी एक दूसरे को पार करने के लिए। ये 100 मीटर वाली 95 मीटर को पार करेगी तो 195 मीटर ही चलना है, डायरेक्शन से बदल थोड़ी ना जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दूरी तो आपकी कितनी रहेगी? बस यहाँ पर जो टाइम है वो 27 की जगह कितना लगेगा? 9 सेकंड। बाकी हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 65 ही आएगा, तो 65 का डबल कितना हो जाएगा? और तो कुछ बचा नहीं, 5 से डिवाइड कर 22 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा ये 3 से किया था उसमें। 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 3 15 और ये आ जाएगा 39। ठीक है, 39 का डबल किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी बात समझो, जैसे आपने किया ही होता भी है कि जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते तो नहीं लिखती ये चीज़ें। आप देखो कि पहले आप देखो टाइम 1/3 नहीं है क्या? पहले 27 सेकंड लग रहे थे, अब कितना लग रहा है? 9 सेकंड। मैंने आपसे कहा था टाइम अगर डिस्टेंस सेम होगी तो टाइम का रिलेशन होगा उसका उल्टा होगा स्पीड। अगर टाइम तिहाई लग रहा है तो स्पीड 3 गुना आएगी। यहाँ पर आपको पता है 27 सेकंड की जगह 9 सेकंड लग रहे हैं, उतनी दूरी चलने में तो स्पीड 3 गुना ही तो होगी। 26 का 3 गुना कितना होगा? आधे समझ में तो ठीक है, वरना आपने कर लिया। अब आपको किसी भी ट्रेन की स्पीड निकालनी है, चाहे पहली ट्रेन की और चाहे दूसरी की, आप दोनों की डायरेक्ट निकालेंगे। जब भी कभी कोई इक्वेशन बने, कोई लीनियर इक्वेशन एक प्लस और माइनस में बन जाए और आपको उनकी वैल्यू निकालनी तो आप उनको सॉल्व करने वाला तरीका हो गया पुराना, आप टाइम खराब करेंगे, आप डायरेक्ट निकालिए। एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए और आधा कर लीजिए। करना क्या होता है, अगर प्लस करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो 2s1 आ जाएगा, कुछ भी माइनस करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये 2s2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस करके आधा कर लो, आ जाएगी स्पीड। अगर हम 78 में 26 को प्लस कर दें और फिर आधा कर दें, कितना आ जाएगा? 78 + 26 8 से 14 7 9 10 104।
104 का आधा कितना हो जाएगा? 52। यानी कि जो तेज चलेगी ट्रेन उसकी स्पीड होगी 52 किलोमीटर। अब ये तेज वाली क्यों है? क्योंकि S1 में से S2 घटा है तो ये तेज और ये एक बार माइनस कर लो। 78 में से कितना घटा लें? 26। और डिवाइड किससे करना है? 2 से। 78 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 52। और 52 का आधा कितना हो जाएगा? 26। तो एक ट्रेन की स्पीड हमारी 26 किलोमीटर पर आवर है जो कि स्लो वाली होगी, और एक ट्रेन की स्पीड हमारी 52 किलोमीटर पर आवर है जो कि फास्ट है। ठीक है, दोनों ट्रेन की स्पीड अब ये गलत सवाल है। इसमें देखो आप सब विपरीत दिशा से दो ट्रेन चल रही है, बताया ही नहीं ट्रेन की लंबाई की। एक प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उसको 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार किया, इसका कोई मतलब नहीं। प्लेटफॉर्म थोड़े ना पार किया है, पार किसे किया है? तो जितनी ट्रेन की लंबाई की उतनी डिस्टेंस चल रही है। ठीक है, अब एक तो बात ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि चलो ट्रेन दो है तो दोनों की लंबाई हम कुछ मान लेंगे। एक ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया 27 सेकंड में, एक ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया कितने सेकंड में? 17। अब ट्रेन की लंबाई ना तो इसकी पता है ना ही इसकी पता है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई से इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने आप से मान जो भी ट्रेन की लंबाई आपको सूटेबल है। भाई इसने 27 सेकंड में पार किया और इसने कितने सेकंड में? 17 सेकंड। ट्रेन की लंबाई जो आपको सही लगे वो आप मान लो। फिर आपको पता है आगे 23 सेकंड में इन दोनों ने एक दूसरे को पार किया। जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही थी तो एक दूसरे को पार कितने सेकंड में किया? अब समझो बात को, इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है, यानी कि स्पीड पता होना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पर ट्रेन की लंबाई x मानी तो इसकी लंबाई y मानी, तो आप यही तो कहेंगे इनकी ट्रेन की अगर बात करें तो x/27 इस वाले की स्पीड होगी। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। और यहाँ y/17 इसकी स्पीड। अब आप जब ये दोनों ट्रेन को एक दूसरे की तरफ लेके जाएंगे, पार करेंगे, तो जो डिस्टेंस होगा रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम ही तो होगा। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे तो डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस y। रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में ना, एक दूसरे को 23 सेकंड में आगे लिखा हुआ, ये लिखा है विपरीत दिशा में, तो इनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो आप क्या करो, स्पीड को प्लस कर दो, x/27 प्लस y/17। उसके बाद आपको पता है टाइम लग रहा था कितने सेकंड का? इनको 23 सेकंड। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? बस ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तब जाके आंसर। यानी x और y का रेशियो तो निकल जाएगा क्योंकि दो ही वेरिएबल है, तो x और y का रेशियो, x वाले टर्म को एक साइड कर लो, y वाले को एक साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैलकुलेटिव ज्यादा हो गया कुछ। आप यहाँ से देख रहे हो तो कैलकुलेशन तो कुछ ज्यादा ही हो रही है ना। सरल वाला तरीका से अगर आपको ये वाली लेंथ माननी थी तो 27x मानते और इसको मानते 27y। इससे क्या फायदा? इस वाली ट्रेन की स्पीड x हो जाएगी, इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 27 सेकंड में 27x मीटर जा रही है अगर कोई ट्रेन, तो उसकी स्पीड तो x हुई ना। 27 से 27 कट जाएगा, स्पीड कितनी है? 17 से 17 काटेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी? अब भी वही, कोई फर्क नहीं है। आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 27x प्लस 17y और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस y। और टाइम लग रहा था इधर कितना? 23 सेकंड। बस हो गया सवाल। 23 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23x इधर आएगा, 27 में से घटा लो कितना आ गया? अब आपको 23 का मल्टीप्लाई 23 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 23y आएगा। ये 17y उधर जाके माइनस कर दोगे, कितना बचा? तो 2 से ये 3 बार कटेगा और 2 से ये 2 बार। x/y बराबर आ जाएगा 3/। आगे ये तरीका सिखाने का कारण ये नहीं, इसका सॉल्यूशन तो बहुत सरल एलिगेशन से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट में कॉन्सेप्ट एवरेज वाला ही बन रहा है। आप देखो x का एवरेज 27 है, y का 17 है, दोनों का मिला के एवरेज 23 हो गया। एवरेज करके तो मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं लोग, तो वो तो एलिगेशन से हो जाएगा। लेकिन अगर कल को कभी भी इस सवाल में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, यहाँ लिख दिया समान दिशाएं, तब आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। रिलेटिव स्पीड तो चेंज हो जाएगी। अगर विपरीत दिशाओं में तब तक तो आपने चलो स्पीड प्लस कर दी, लेकिन अगर एक ही दिशा में जा रहे होंगे उस कंडीशन पर आपको यहाँ पर प्लस की जगह क्या करना होगा? तो वेटेड एवरेज नहीं लगा सकते, एलिगेशन नहीं लगा सकते।
एलिगेशन तभी लगा सकते हैं जब यहाँ लिखा हो विपरीत दिशा। आप और इसको ध्यान, और मैं तो ये मानता हूँ, मुझे लगता है कि समान दिशाओं वाला सवाल कभी आया ही नहीं किसी परीक्षा में, हर बार विपरीत दिशाओं वाला ही सवाल आया। लेकिन आगे अगर फ्यूचर में कभी हो सकता है आपके सामने धोखे से आ गया कोई सवाल, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आप ऐसा करना, जितने सेकंड में इन्होंने व्यक्ति को पार किया है आप उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ले लेना। जैसे इसको 27x ले लिया, इसको 17, तो स्पीड x और y आता है, ठीक है। एलिगेशन से करो तो बहुत आसान है। पहली ट्रेन कितने टाइम में व्यक्ति को पार कर रही थी? 27, और दूसरी ट्रेन, और दोनों एक दूसरे को जब पार कर रही थी तो बस यही तो करना था। 23 और 17 का अंतर, 27 में से 23 घटाओ, 2 से काटेंगे हम 3 और 2 से काटेंगे हम, ये तो 3:2 आ रहा है, ये दोनों की स्पीड का ही तो रेशियो आ रहा है। टाइम में एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीड का ही तो रेशियो आना है, तो स्पीड का रेशियो 3 तो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ तो 40 करके आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर विपरीत दिशा ना लिखा हो, समान दिशाएं लिखा हो, तो फिर आपके पास यही तरीका होगा, फिर आप एलिगेशन मत करो, इसको बात करें। ये मैंने कल बताया कैसे, एक व्यक्ति ए से बी की ओर जा रहा है और बी से ए की ओर, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक तो ए से बी की तरफ जा रहा है और दूसरा बी से ए की तरफ जा रहा है, दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे समझो। फिर क्या रहा, जब वे रास्ते में मिलते हैं, अब ये इसकी तरफ जाएगा, जब ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं पे तो रास्ते में मिलेंगे ही लोग। अब ये रास्ते में मिलते हैं, मिलने के बाद इन्होंने कहा है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में इसको पहले वाले व्यक्ति को 25 घंटे और लगे, और जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य पर पहुंचा है तो कितने घंटे? 16 घंटे। मैंने आपसे कहा पहले व्यक्ति को जितना टाइम मिलने के बाद एक्स्ट्रा लग रहा है वो T1 है, और दूसरे व्यक्ति को जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है मिलने के बाद वो क्या है? T2। पहले व्यक्ति की स्पीड आपको देखो, यानी कि जो पहले वाला व्यक्ति है इसकी स्पीड पता है कितनी है? 8 किलोमीटर पर। कल वो तो सवाल हमने किए थे कि दूसरे व्यक्ति की स्पीड कैसे निकाली जाती है। आपको बताया था कि S1/S2, ऐसे कभी भी मिलने के बाद अगर आपको, जैसे होता है कि आपको रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, आपको बी पे जाना है, आपको ए पे जाना है, तो आप यहाँ मिलने के बाद जब आप आगे बढ़े तो बी तक पहुंचने में 25 घंटे आपके लिए, और ये मिलने के बाद कितने घंटे ले रहे हैं? 16 घंटे ले रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, इसको डायरेक्ट याद रख लेना, S1/S2 T2/T1। पहले की स्पीड कितनी है? 8। पहले की स्पीड कितनी है? 8। दूसरे वाले की स्पीड हम निकाल देंगे, दूसरे वाले का टाइम 16 और पहले वाले का 25। ये टाइम यहाँ पर उल्टा लगाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। 16 का वर्गमूल कितना होता है और 25 का 5, 4/5 हो गया। अगर हम 4 से 8 को काटेंगे तो कितना बार? तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 को मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो दूसरे वाले व्यक्ति की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 10 किलोमीटर। तो ये तो हमने कल भी इतना कुछ सवाल किया था, यहाँ तक तो सवाल कल भी किया था। अब दो चीजें हैं, आपसे स्पीड पूछा ही कहाँ है, आपसे तो पूछ रहा है ए से बी के बीच की दूरी और मिलने का टाइम। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दोनों व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, दोनों बराबर टाइम ही तो खर्च किए होंगे। जितने समय में ये वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आया होगा उतने समय में ये वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ भी तो खसक के आया है, यानी कि जो टाइम इनका मिलने का लग रहा है, जैसे ये टी टाइम में आया तो ये भी टी टाइम में आया, तो मिलने का समय तो डायरेक्ट ही निकाल देना। तीनों चीजें सवाल हो जाए, मिलने का टाइम जो होगा इनका कितने घंटे के बाद ये लोग मिल रहे हैं, तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट लगा लेना √T1 एक को एक्स्ट्रा टाइम 25 घंटे और एक को एक्स्ट्रा टाइम 16। 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि एक दूसरे को कितने घंटे के बाद ये मिले? 20 घंटे। एक दूसरे तक चलना प्रारंभ किए और 20 घंटे के बाद एक दूसरे को मिलेगा। अच्छा, मिलने का टाइम निकालने के लिए क्या इसकी स्पीड की जरूरत थी? वो तो डायरेक्ट ही निकाल दिया, इसकी स्पीड की जरूरत नहीं थी। वो स्पीड हमने क्यों निकाली? क्योंकि आपसे पूछ रहा है ए से बी तक की, ये आपके लिए दो तरीके बताऊंगा ए से बी तक की दूरी, अगर पेपर में आ जाए ए से बी की दूरी, लेकिन दोनों ही तरीकों से स्पीड दूसरे बंदे की निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीड ना निकाली जाए, दूसरे की स्पीड निकालनी पड़ेगी। पहला तरीका ये है कि आप क्या करो, मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट निकाल लो, डिस्टेंस बराबर दोनों के हिसाब से निकाल लो, S1 T1 S2, ये बताया था पहले की स्पीड और पहले को जितना टाइम एक्स्ट्रा लगा 25, दूसरे की स्पीड कितनी आ रही है? दूसरे की स्पीड 10 और दूसरे को जितने घंटे एक्स्ट्रा लगे 16।
25 इंटू 8 कितना होता है 200, 16 इंटू 10 कितना होता है 160, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है। और दूसरा मैंने बताया था कि आप डिस्टेंस निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्पीड और इनटू उनको मिलने में कितना टाइम लगा। मिलने में टाइम लगा कितने घंटे का। अच्छा, एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में आ रहे हैं समान दिशा में, अगर एक दूसरे की तरफ तो विपरीत दिशा में आएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। एक की 10 है और एक की 8 दे रखी है, तो अगर एक की स्पीड 8 है और एक की 10 है तो 18 हो गई स्पीड। 18 की स्पीड से 20 घंटे में 18 इंटू 2 36 डिस्टेंस कितना देगा आना उतना ही डिस्टेंस। लेकिन मुझे लगता है जब दूसरे की स्पीड निकाल ली तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अंतर तो लग नहीं रहा। चलो मैं इधर वाला सवाल थोड़ा बढ़िया मैं भी कहूँगा 1 10 होगा 10 1
स्टेशन के मत जाया करो, किसी भी कंप्लेंट दिए जाओगे सब कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन देकर, और दोबारा कभी ऐसी कोई स्कीम में ना अपडेट करा के गए। हमारा आधार कार्ड भी इसीलिए लगवाया गया है। कंसर्न क्या रहते कि कभी ये बच्चे 40 होते हैं और कभी 20 नहीं होते, ये करते क्या है। पहली बात तो ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम पढ़ाई करो, रेगुलर आओगे तभी पढ़ाई का मतलब, वरना क्या मतलब, कभी कोई बाई चांस हो जाता है रीजन तो अलग बात होती है। अब तुम पता लगा कि एक सप्ताह में एक दिन घूमने आ रहे हो, तो वो पढ़ाई का मतलब तो नहीं होता। अब पता नहीं ये जैसे रजिस्ट्रेशन करा लेते, ठीक है आप करा लिया, आपको पढ़ना है, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या बता। अभी ये सही है आप पेड ले रहे होते तो आपका मन लगता है, क्योंकि आपको फ्री में अवेलेबल है ना, तो इसलिए हो सकता है उसकी उतनी वैल्यू है। आप ये कह सकते हो कि अगर आपको लगता है पढ़ाई ठीक नहीं होती, क्वालिटी ठीक नहीं है, कंटेंट ठीक नहीं है, या आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो वो ठीक है, इसलिए हम नहीं आते। सब कुछ ठीक है, मुझे लगता है आप भी खराब है। टाइम का तो है कुछ का इशू, ये तो मुझे पता लगा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टाइम की वजह से, और उसका ये ट्रेन वाला भी है, ट्रेन उनको ऐसा था ना कि शुरू से सबका माइंड सेटअप था 12 बजे से बेस्ट लग रहा है, अचानक से 1 बजे हो गया वो, उसमें ना हम कुछ कर पाए, ना आप कुछ कर पाए, और ना हम कुछ कर पाएंगे। स्टार्टिंग से पढ़ो और एंड तक पढ़ो तो वो समझ में आ जाएगा। अब स्पीड टाइम जिसने पहले दिन से पढ़ी होगी उसको तो समझ में आ रही होगी चीज़ें, तो जिसने 20 से स्टार्ट किया होगा उसको समझ में नहीं आएगी चीज़ें, आ रही होंगी तो थोड़ी कम आ रही होंगी। मैंने पहले ही कहा था जब परसेंटेज स्टार्ट किया, मैंने कहा आप CI तक आप जुड़े रहो तब आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ पढ़ना नहीं आता। इसके बाद तो तुमको और होना है, मैं ज्योमेट्री पर पढ़ाऊँगा, ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, और चीज़ें पिरामिड, तब तो तुम्हें लग रहा है कि नींद आ जाएगी। ज्योमेट्री तो पढ़ाऊँगा नहीं, मैं स्टार्टिंग में वो तो बात नहीं पढ़ाऊँगा। परेशान ना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सभी लोगों को लगता है कि बहुत कठिन चैप्टर होंगे एडवांस मैथ में लेने जाते हैं, लेकिन आप विश्वास मानो कि अगर आपने इनको कायदे से पढ़ रखा है ना, तो पेपर में क्वेश्चन भी वही मिलेगा जो तुम्हारी कॉपी में करा है। क्या बदल दोगे, आइडेंटिटी बदल दोगे ट्रिग्नोमेट्री की, क्या ज्योमेट्री के जो थ्योरम्स है वो थोड़े ना बदल जाएंगे, उन्हीं पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। भले आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन में तुम्हें गारंटी नहीं ले सकता कि जो तुमने कॉपी में लिखा सिर्फ वैसा ही आएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन एडवांस मैथ में मैं गारंटी ले सकता हूँ जो आप पढ़ोगे उसी की तरह का क्वेश्चन है। और कम से कम 8-9 क्वेश्चन के आपके पेपर में एडवांस में हल्के में मत ले लेना। और क्या 3-4 तो DI, 3 या 4 DI है। DI भी ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल भी नहीं है, मतलब तरीके सिंपल अगर आपके तो आपको सिंपल लगे, वरना आप जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाओगे डेटा। और तो जब आप पढ़ोगे तो आपको सिखाया जाएगा। इस वाले सवाल को जरा देखो कैसे बनाएंगे, थोड़ा खतरनाक हो गया क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, धीमी वाली ट्रेन की। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने सेम सवाल किया है, विपरीत दिशा में तो दोनों ट्रेन चल रही है, यहाँ ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है नहीं। अगर एक व्यक्ति को पार करती है तो कितना कितना समय लेती है, 21 सेकेंड और 37 सेकेंड। कोई बात नहीं, ये तो बात समझ गई। अब एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करती है, 28 सेकेंड। चलो ये भी बात आ गई। 27 और 8 में 28 में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 21 और 28 में अंतर 7। तो ये जो 9:7 आप निकालोगे, ये यहाँ से इसका स्पीड का ही तो रेशियो आएगा। अभी हमने निकाला था, सेम सवाल था, स्पीड का रेशियो ऐसे तो निकाला है इधर से। अब स्पीड का रेशियो है स्पीड से, कैसे निकालें, धीमी ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करें। अच्छा इन दोनों में कौन सी ट्रेन धीमी लग रही है, कैसे कैसे, क्योंकि इसकी स्पीड का रेशियो। अब तेज वाली जो ट्रेन है, अगर सॉरी लंबी ट्रेन, जो लंबी ट्रेन है उसकी लंबाई कितने मीटर है, 269 मीटर।
आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि कौन सी ट्रेन लंबी होगी? अंदाजा है ये वाली ट्रेन लंबी होगी? बता दो। सोच समझ के देखिए। सर ये 7 वाले के साथ होगा तो चलो एक बात, मैंने 9 और 7 की स्पीड मान ली, ठीक है, 9 और 7 की स्पीड, इसको कितना टाइम लग रहा है? तो अगर मैं 9 यहाँ पर अगर बात करूँ कि स्पीड अगर इसकी 9 है, 21 के हिसाब से 9 × 9 9 तो नहीं करना। ट्रेन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 189 होना चाहिए। 21 सेकंड में अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो 9 की स्पीड से 21 सेकंड में इतना ही तो डिस्टेंस कवर होगा। ये वाली ट्रेन कितना 37 सेकंड में पार कर रही है, 7 × 7 और 7 दिए 21 और 4। अब आप खुद समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ट्रेन की लंबाई 259 मीटर है तो ये वाली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 189। मैं पता क्या कह रहा हूँ, ये टाइम है और ये क्या है? स्पीड। लेकिन मैंने मान लिया ये स्पीड का रेशियो है, आप मान लो ये स्पीड का रेशियो, चलो मैंने इसकी स्पीड का रेशियो दे रखा, तो ये 9x होगा और ये वाला कितना हो गया? ओरिजिनल स्पीड थोड़ा ना, ये तो रेशियो का। अगर आप टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस ही तो निकलेगा। और ये टाइम कौन सा वाला टाइम है ये बता दो। ये वो टाइम है जितने टाइम में ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस निकलेगा वही तो ट्रेन की लंबाई आएगी। 21 को 9 से मल्टीप्लाई किया, आपका यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 189 है, ये पहली ट्रेन की लंबाई। ब्रैकेट में आप लिख दो ये जो डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21 का मल्टीप्लाई किससे किया गया? ये जो आप डिस्टेंस निकालेंगे ये खुद ट्रेन की क्या है? लंबाई। इधर वाले में आप मल्टीप्लाई 37 का 7x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 259। अब आपको पता है कि जो लंबी वाली ट्रेन है, दोनों में आपको पता है 189 259 में यही ट्रेन लंबी होगी, तो लंबी वाली ट्रेन की लंबाई आपको पता है कितनी है? 259 मीटर। तो आपको क्या यहाँ से ये नहीं लगता x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए छोटी वाली ट्रेन की लंबाई बताओ तो 189। आपको बताना ये है कि जो भी आपकी धीमी ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, तो दोनों में धीमी वाली ट्रेन तो ये वाली, x का मान 1 ही आ रहा है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इस धीमी ट्रेन की जो स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर बराबर में पूछा जाए तो आप मल्टीप्लाई कर देना इससे, आसान नहीं है सवाल। किलोमीटर बराबर में कर लेना था 25.2 है। सवाल को नोट करो, फिर अगले टॉपिक के लिए थोड़ा बेस बना लें। वोटिंग हिस्ट्री के लिए
यहाँ तक तो सेम है सवाल। नॉर्थ साउथ का स्पीड, तो इसकी स्पीड 9x मान ले रहे हैं। स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। इसकी स्पीड का इसकी टाइम से मल्टीप्लाई किया, इसकी स्पीड का इसकी टाइम से मल्टीप्लाई किया, ये क्या है डिस्टेंस। अब ये 21 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करते हैं और ये 37 सेकंड में एक व्यक्ति को पार। तो व्यक्ति को पार करने के लिए जितना डिस्टेंस चला जाएगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। इसका मतलब ये पहली ट्रेन की लंबाई होगी, दूसरी ट्रेन। हमें दे रखा लंबी वाली ट्रेन की लंबाई, तो ये वाली लंबी इसकी लंबाई कितनी दे रखी 200 सेकंड। तो एक्स की वैल्यू कितनी, स्पीड निकालेंगे तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। या फिर धारा के प्रति अनुकूल पद नाम मिलेंगे, ऐसे अनुरुद्ध, धारा के अनुरुद्ध, धारा के अनुरूधा। हिंदी में आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश में एक ही बात है कि डाउन स्ट्रीम अगर आप जाते हैं तो उसका मतलब होता है धारा की दिशा, जिस दिशा में नदी फ्लो कर रही है उसी दिशा में आप कर रहे हैं। तो आप बताओ आपको आसान लगेगा या मुश्किल? आसान लगेगा, क्योंकि धारा जो होती है ना वो आपको सपोर्ट करती है उसी डायरेक्शन की, है ना। अब आपको अभी आप पढ़ा रहे थे कि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो स्पीड प्लस हो जाएगी, सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर धारा की दिशा में आप जाएंगे तो जो स्पीड है ना दोनों की प्लस हो जाएगी, x प्लस, क्योंकि यहाँ पर ऐसा थोड़ा ना आप तैरते तो नदी से अलग तैरते हैं, नदी में ही तो तैरते हैं, नदी से अलग नहीं तैरते। जबकि दो ट्रेन चल रही है वो अलग अलग चल रही है, एक दूसरे से जुड़ के थोड़े ना चल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी नदी है उस नदी का जो फ्लो
फ्लो है वो आपको सपोर्ट करता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपकी स्पीड 5 है और नदी की स्पीड 2 है, तो अगर आप नदी की दिशा में जाएंगे तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 7। तो आप ध्यान रखें, अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी x प्लस डाउन स्पीड की हमें पता लगे स्पीड क्या है। अब आप समझो कि अगर आप यही कह रहे होते कि अपस्ट्रीम जा रहे हैं धारा के विपरीत, अपस्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत, इंग्लिश में भी याद रखना, पता लगा हिंदी में समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसे नाम भी याद आते हैं। धारा के विपरीत अब हिंदी में देखो क्या कहना होंगे, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिप्रवाह, अब अगर कोई याद आएगा तो बता दें, और अभी याद आएगा। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिप्रवाह, एक है ऊर्ध्व प्रवाह। ये हिंदी में बोलते हैं धारा के विपरीत दिशा। तब अगर आपसे कोई कहे स्पीड क्या होगी, आप बताइए धारा के विपरीत अगर जाएंगे तो स्पीड कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी ना, तो धारा की स्पीड माइनस हो जाएगी। जैसे अभी मैंने कहा था कि 5 आपकी स्पीड और धारा की स्पीड 2, तो ये आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब आप इधर से इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इधर से, तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आपकी स्पीड 5 में से 2 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी? अब एक बात मुझे बता, अगर आप जा रहे हैं इधर से 5 की स्पीड और इधर से रिवर का जो फ्लो है वो इससे भी ज्यादा है, मैंने कहा 8, आप बताओ क्या होगा? आप 5 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और जो नदी का वेग है, नदी की जो स्पीड है वो 8 है, और आपके अपोजिट आ गए तो क्या होगा? 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप बताओ, माइनस में हो सकती है स्पीड व्यक्ति की? नहीं हो सकती। माइनस का मतलब ये कि अब आप आगे नहीं जा पाओगे, पीछे की तरफ। अब आप हर घंटे में 3 किलोमीटर पीछे आ जाओगे, कोशिश आगे जाने की करोगे, लेकिन नदी का वेग इतना ज्यादा, आप हर घंटे कई बार ऐसा होता है कि हम अगर अपोजिट में तैर रहे होते हैं तो हम जाते आगे लेकिन हम पीछे आ जाते हैं, कि हमारी स्पीड कम होती है और नदी की स्पीड ज्यादा होती है। अब अक्सर ऐसा होगा कि आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता होगी भाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब x प्लस 1, और अपस्ट्रीम यानी धारा के विपरीत जो स्पीड होगी उसको हम लोग अपस्ट्रीम कहते हैं, यानी कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि प्लस और माइनस का अगर आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है तो चाहे x निकालना हो चाहे y निकालना हो, एक बार प्लस करके आधा कर दो और एक बार माइनस। तो अगर y निकालना होगा तो माइनस करके आधा कर देना और x निकालना होगा तो प्लस करके आधा, क्योंकि x हमेशा ज्यादा होगा y से, डाउन स्ट्रीम स्पीड ज्यादा होगी, अप स्ट्रीम स्पीड। इसको आप नोट कर लीजिए, अगली क्लास में आप